नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा के अंदर हम एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट या ऐसी राजनीतिक धारणा जो या राजनीतिक सिद्धांत जो कम समय के अंदर राजनीति विज्ञान की दुनिया के अंदर रहा, परंतु जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को या राजनीति करने का जो अध्ययन था, उसकी जो पद्धति है, उसकी जो प्रक्रिया है, पूरी तरह से बदल के रख दी। आज हम उस सिद्धांत के बारे में बात करने वाले। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट चर्चा का विषय रहने वाला है वो है व्हाट इज बिहेवियरलिज्म, की व्यवहारवाद क्या है। व्यवहारवाद के बारे में जो राजनीति विज्ञान का जो विद्यार्थी है वह व्यवहारवाद को जाने बिना नहीं रह सकता, ठीक है। जो कोई राजनीति विज्ञान का जो विद्यार्थी, उसे व्यवहारवाद जो शब्द है, ऐसे शब्द, व्यवहारवाद का दृष्टिकोण क्या रहा है, व्यवहारवादी का दर्शन क्या है, ऐसे जो तमाम शब्द है, पॉलिटिकल साइंस का जो स्टूडेंट है उसको अपनी शब्दावली के अंदर इनका प्रयोग करना पड़ता है और व्यवहारवाद जैसे सिद्धांत से उसको परिचित होना पड़ता है, ठीक है। उसे इस बात का मालूम होना चाहिए कि व्यवहारवाद की शुरुआत कैसे हुई, व्यवहारवाद का प्रतिपादन किसने किया, व्यवहारवाद की प्रतिपादन किया क्यों गया, इन सब बातों का उसे क्या है, राजनीति विज्ञान का जो विद्यार्थी है उसे अध्ययन करना पड़ता है। क्योंकि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है उसकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण ये रहता है, या सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा जिन स्टूडेंट का पॉलिटिकल साइंस मेंस के रूप में हुए ऑप्शनल विषय पॉलिटिकल साइंस को लेते हैं, उनको भी इन सब चीज़ों को जानना क्या अति आवश्यक रहता है। दरअसल जो व्यवहारवाद है वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक तरह से एवोल्यूशन या पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक या रेवोल्यूशन के रूप में इसकी जो पद्धति है वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई। और व्यवहारवाद के जो मानने वाले थे है, व्यवहारवाद को अलग अलग नामों से वो संबोधित करते थे। कोई से उपागम कहते थे, कोई से सिद्धांत कहते थे, कोई से विकासवादी कहते थे, कोई से कि रेवोल्यूशन के रूप में मानते हैं। परंतु ये जो सारी बात है कि व्यवहारवादी जो स्कॉलर्स रहे ये उसे किस नाम से पुकारते थे, या ये आज की चर्चा का हमारा विषय नहीं, परंतु आज की जो चर्चा है जो इसके चार्ल्स मेरियम राय या डेविड ईस्टन राय 1920-30 के दशक के अंदर किस तरह से आगे बढ़ा, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो परीक्षा के लिहाज से आपके लिए अति आवश्यक है। क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस के जो हुए स्टूडेंट जो यूजीसी नेट सेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज कैडर की तैयारी कर रहे हैं, या पीजीटी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वो इस बात को भली भांति उन्हें मालूम है कि यहाँ से जो प्रश्न है हर बार पूछे जाते हैं, और यहाँ से जो प्रश्न है बहुत स्टैंडर्ड का प्रश्न रहता है। और प्रायः बुक्स के अंदर जो ये बिहेवियरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा चढ़ा के इसे पेश किया जाता है। परंतु आज की इस वीडियो के अंदर हम बिहेवियरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ही आसान भाषा के अंदर क्या है समझने की कोशिश करने वाले हैं। बिहेवियरलिज्म के अंदर जो एक कम समय के अंदर ये सिद्धांत रहा, और उसके बाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म का इसने स्वयं ही जो रूप क्या है ग्रहण कर लिया था। इनका मानना यह था कि प्लेटो और एरिस्टोटल के समय में जिस तरह का जो राजनीतिक दर्शन रहा या राजनीतिक समस्याओं को हल करने का जो प्रयास किया गया था, क्योंकि उस समय जो राजनीतिक जो सिद्धांत थे जो या दार्शनिक प्लेटो और एरिस्टोटल है, उनके जो राजनीतिक सिद्धांत का क्या है वो अपनी ऐतिहासिक पद्धतियों के या अपने आसपास की जो उस समय की जो समस्याएं थी उस समस्याओं का निदान करने के लिए क्या है वो अपने रैशनल का प्रयोग करते थे, अपने बौद्धिक का प्रयोग करते थे, और उन बौद्धिक की प्रयोग करके क्या उस समय की तत्कालीन जो राजनीति के अंदर जो समस्याएं रहती थी उसको हल करने का कोशिश करते थे। परंतु 1920-1930 के दशक के अंदर जो अमेरिका के अंदर बिहेवियरलिज्म की जो शुरुआत होती है, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अंदर क्या है ये माना गया कि प्लेटो और एरिस्टोटल का जो अध्ययन पद्धति या चिंतन जो पद्धति है वह क्या है तथ्यों पे मूल्यों पे आधारित, वे मूल्यात्मक है और तथ्यों पे आधारित नहीं है। परंतु आज के समय के अंदर यदि हमने आज के समय के अंदर राजनीति विज्ञान के अंदर जो समस्या रहे उसका हमने अध्ययन करना है या उसका निदान करना है, उनको सॉल्व करने का काम करना, तो हमें वैज्ञानिक पद्धतियों का क्या है प्रयोग करना होगा। और इसके अंदर क्या है हमें तथ्यों को क्या है सेकेंडरी रखना होगा, और प्राइमरी रूप से हमें क्या है सिर्फ और सिर्फ तथ्यों को खोजना होगा। और इसके लिए उन्होंने अध्ययन पद्धति की एक नई पद्धति शुरू की जिसको एम्पेरिकल मेथोडोलॉजी का उन्होंने प्रयोग किया, अनुभववादी का उन्होंने प्रयोग किया है।
इसके अंदर जो व्यवहारवादियों ने क्या है, जो परंपरावादी जो चिंतन प्रणाली थी उसको ये कहा कि इसको हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और एक नई तरह की जो अध्ययन पद्धति है वो उसको जो तथ्यों पे आधारित होंगी, मूल्यों पे आधारित होंगी, ऐसी पद्धतियों का उन्होंने शुरुआत की। ये थी पहली चीज़ जो व्यवहारवाद के अंदर हमें देखने को मिलती है। व्यवहारवाद के अंदर जो ये जो क्या होनी चाहिए, मूल्य परक होनी चाहिए केवल और केवल। इसमें क्या है, तथ्यों को या फैक्ट्स को ही इम्पोर्टेंस दी जाती थी, और अनुभववादी इसके जो अनुभववादी का क्या क्या इसके अंदर प्रयोग किया गया। व्यवहारवादियों का ये मानना था कि हम अपने अनुभव के आधार पे जब कोई समस्या घट जाती है उसके आधार पे फैक्ट्स को या डाटा को कलेक्ट करके उसके बाद जो इसके अध्ययन करने के अंदर साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेंगे उसके बाद हम किसी समस्या को हल करने की कोशिश या किसी समस्या के हल करने पे पहुंचेंगे। इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स है उन्होंने ये कहा कि हम इंडिविजुअल के आधार पे, कि हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअल के आधार पे हम मिलने का काम करेंगे या उसके इंडिविजुअल बिहेवियर को जानने की कोशिश करेंगे, जिसके आधार पे हम कोई सटीक और साइंटिफिक कंक्लूजन के आधार पे हम पहुंच जा सकते हैं। परंतु बिहेवियरलिज्म के अंदर जिसने सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत की, जिनका नाम चार्ल्स मेरियम था, और चार्ल्स मेरियम जो कि पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के मेंबर रहे हैं और शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। और बिहेवियरलिज्म की जो शुरुआत है वो शिकागो विश्वविद्यालय के अंदर ही होती है। चार्ल्स मेरियम ने 1920 और 1930 के दशक के दौरान उन्होंने एक नए प्रकार का दृष्टिकोण प्रतिपादित किया, और चार्ल्स मेरियम ने अपने दृष्टिकोण के माध्यम से ये कहा कि इंडिविजुअल के अंदर इंडिविजुअल का पॉलिटिकल बिहेवियर या ग्रुप्स का पॉलिटिकल जो बिहेवियर है उसको क्या है, जाने बिना क्या हम उसको जाने बिना क्या हम राजनीति विज्ञान की जो समस्या है उसका निदान नहीं कर सकते। या वर्तमान समय के अंदर जिस भी तरह की राजनीति विज्ञान के अंदर हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यदि हमने सही मायने के अंदर उसका निदान करना तो हमने इंडिविजुअल बिहेवियर और ग्रुप्स के बिहेवियर को जानना होगा। इस तरह से क्या है, जो चार्ल्स मेरियम ने क्या है बिहेवियरलिज्म की क्या पहली बार शुरुआत रखी, और बहुत सारे जो चार्ल्स मेरियम को क्या फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म के नाम से भी जाने जाते हैं। हालांकि बाद के अंदर इसमें एक महत्वपूर्ण स्कॉलर्स का या महत्वपूर्ण जो प्रोफेसर शिकागो विश्वविद्यालय के अंदर ही थे जिनका नाम डेविड ईस्टन था, और डेविड ईस्टन ने बिहेवियरलिज्म के अंदर उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, और डेविड ईस्टन की सिस्टम थ्योरी के अंदर भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। हालांकि डेविड ईस्टन की जो सिस्टम अप्रोच है वो हम किसी अन्य वीडियो के अंदर विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। डेविड ईस्टन ने बिहेवियरलिज्म को क्या है एक सैद्धांतिक आधार देने की कोशिश की, और डेविड ईस्टन ने बिहेवियरलिज्म के बारे में कहा कि दिस इज अ एकेडमिक रेवोल्यूशन, क्या है कि ये एकेडमिक क्रांति है, ऐसा डेविड ईस्टन का मानना रहा। डेविड ईस्टन ने यह कहा कि आज के समय के अंदर जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है, इसके बाद जो हमारे अध्ययन करने का जो तरीका है वह क्या हो जाएगा, साइंटिफिक हो जाएगा और इम्पेरिकल मेथड के आधार पे लिया जाएगा। बिहेवियरलिज्म के अंदर जो प्लेटो और एरिस्टोटल के ज़माने से जो चिंतन पद्धति चली आ रही थी, जो उनकी विवेक पर आधारित होती थी और एक दार्शनिकता के आधार पे होती थी या मूल्यों को वह महत्व देते थे, उन्होंने क्या है 1930 और 1940 के दशक के अंदर क्या है कम समय के अंदर क्या मूल्यों को तो सेकेंडरी रखा, परंतु उन्होंने फैक्ट्स और साइंटिफिक और एम्पेरिकल मेथड है उसको प्राइमरी माना। ठीक है, और इस आधार पे हुए अपने राजनीतिक समस्याओं को हल करने के लिए केवल और केवल क्या है मूल्यों पे अपना ध्यान देते थे, और ध्यान देते थे, और एक साइंटिफिक अप्रोच के माध्यम से और साइंटिफिक तरीके के माध्यम से क्या हुआ डाटा को कलेक्ट करते थे। किसी घटना के घट जाने के बाद डाटा को कलेक्ट करने के बाद किसी कंक्लूजन पर पहुंचते थे, और ये मानते थे कि उसके बाद जो राजनीति विज्ञान के अंदर या राजनीति के अंदर जिस भी तरह की जो समस्याएं आज है उसका हम निदान पा सकते हैं। बिहेवियरलिज्म के अंदर बहुत सारे बाकी जो स्कॉलर्स रहे जिनका मेन कंट्रीब्यूशन रहा, जैसे रॉबर्ट हेलन का नाम है, ग्राम बलास का नाम है, एरोल्ड जी लासवेल का नाम है, ये जो तमाम स्कॉलर्स रहे इनका भी बिहेवियरलिज्म के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन रहा, और इन्होंने व्यवहारवाद को कि व्यवहारवादी आंदोलन या राजनीति विज्ञान के अंदर क्या है पूरी तरह से क्या है अध्ययन करने के जो तरीका है बदल दिया है, और इनके जो समस्याओं को समझने का जो तरीका है वो घटनाओं के बाद या फैक्ट्स के आधार पे या इम्पेरिकल मेथड्स के आधार पे क्या है वो घटनाओं के
अध्ययन करते थे और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचते थे। हालांकि जो बिहेवियरलिज्म से कई बार सिविल सर्विसेज के अंदर इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि बिहेवियरलिज्म आने की वजह से राजनीति विज्ञान के अंदर पूरी दुनिया के अंदर किस तरह का अंतर देखने को मिलता है। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर चाहे डेवलपिंग कंट्रीज है चाहे डेवलप कंट्रीज है, उसके बाद जैसे भारत का देश है तो विकासशील दुनिया का कोई भी देश हो, उन्होंने जो समस्याओं का जो हल करने की जो ये है रैशनैलिटी के साथ विवेक के साथ साथ क्या है, अब वो क्या है, समस्या को हल करने के लिए तथ्यों या फैक्ट्स को मद्देनजर रख के ही कार्य किया जाता है। हालांकि डेविड ईस्टन ने खुद 1969 के अंदर क्या है बिहेवियरलिज्म की जो अप्रोच है उसको क्या रिजेक्ट कर दिया। ये कहा है कि केवल हम अध्ययन पद्धति बिहेवियरलिज्म की अध्ययन पद्धतियाँ इम्पेरिकल या साइंटिफिक डाटा के आधार पर जो हम अध्ययन कर रहे हैं, हम जरूर इसके अंदर कोई ना कोई हम ऐसा पहलू जो हम मिस कर रहे हैं या अपनी दार्शनिकता के अंदर शामिल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या जो राजनीति जो समस्याएं हैं वो यथा की व्यथा ही बनी रही और हमें राजनीतिक समस्याओं का जो हल है किसी तरह का नजर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से जो व्यवहारवाद जो एक था जो एक कम समय के अंदर उपजा, जैसे चार्ल्स मेरियम और डेविड ईस्टन का एक महत्वपूर्ण योगदान इसके अंदर रहा है। परंतु 1960 के अंदर क्या है, डेविड ईस्टन ने खुद पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के एक प्रेसिडेंशियल मीटिंग्स के अंदर हुए जाते हैं और वहाँ पे हुए अपने जब व्याख्यान दे रहे थे खुद उन्होंने ये कहा कि बिहेवियरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर जरूर कोई खामियां रह रही है और उसके वजह से जो हमारा राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन करने का जो तरीका वो पूर्ण रूप से सही नहीं है। स्वयं चार्ल्स डेविड ईस्टन ने ये कहा कि हमें फिर से क्या है एक प्लेटो और एरिस्टोटल या हीगल की जो चिंतन पद्धति रही है उनके जो मूल्यों पर आधारित जो उनकी चिंतन पद्धति रही है उन हमें अपने चिंतन या अध्ययन पद्धति के अंदर उसको भी शामिल करना चाहिए। और 1969 और 70 के दशक के अंदर एक जो बिहेवियरलिज्म की जो एक रेवोल्यूशन के रूप में राजनीति विज्ञान के अंदर आया था उसकी जो रफ्तार है वो हमें धीमी दिखाई पड़ती है और उसके बाद एक नए तरह का क्या है जो ढांचा या जो सिद्धांत है वो पैदा हो जाता है जिसे क्या पोस्ट बिहेवियरलिज्म के नाम से जाना जाता है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बिहेवियरलिज्म को समझने में जो आपको ज़रूर मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।